हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेट। आज हम कोहलबर्ग की थियरी को यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही मोरल रीजनिंग क्या है, मोरल डिलेमा क्या है और प्रिंसिपल ऑफ स्टेजेस क्या है, तो ये सब कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। और साथ ही इसके साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ देखेंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोहलबर्ग के बारे में जानते हैं। तो कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या है कि कई सारे बच्चों पे इन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज़ के थ्रू इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। छोटी छोटी कहानियाँ ये बच्चों को देते थे और उनके जो नैतिक विचार होते थे उसके आधार पर इन्होंने बच्चों में नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है इसका सिद्धांत दिया था। अब हम यहाँ समझते हैं कि मोरल रीजनिंग क्या है। मोरल रीजनिंग का मतलब बच्चा जब राइट एंड रॉन्ग में कंफ्यूज होता है कि कौन सा काम, ये काम मैं करूँ तो क्या ये सही होगा या गलत होगा। तो किसी भी वर्क को लेकर वो कंफ्यूज होता है कि हाँ ये राइट या रॉन्ग है। तो ये इट्स डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड होता है कि समय कैसा है। समय के अनुसार कोई काम जो है कभी सही होता है और कभी गलत होता है। तो ये जो उसकी थिंकिंग होती है, यहाँ जो चिंता करता है उस इसे हम कहते हैं मोरल रीजनिंग। ठीक है, और मोरल डिलेमा कहने का मतलब है कि जब बच्चा राइट एंड रॉन्ग में कंफ्यूज है कि क्या सही है या गलत है, ये काम सही का है या गलत है, तो यहाँ पे जब वो डिलेमा में है तो ये हो जाता है नैतिक दुविधा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कोहलबर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने क्या अपने प्रिंसिपल्स दिए थे। जिन्होंने जो दिया था कि नैतिकता का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। और ये जो है 3 लेवल्स में इन्होंने दिए थे और हर एक लेवल का दो स्टेजेस थी। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे 6 स्टेज हो जाते हैं। और जो फर्स्ट है इसका लेवल है, इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी यानी कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर फर्स्ट हो जाता है। सेकेंड लेवल है कि लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी यानी कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और थर्ड हो जाता है आपका लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्री कन्वेंशनल, ये हो जाएगा कन्वेंशनल और ये हो जाएगा आपका पोस्ट कन्वेंशनल। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि पहले प्री है, फिर कन्वेंशनल है, फिर पोस्ट है। ठीक है, और इसके स्टेजेस क्या क्या है ये सब कुछ हम आपको आगे दिखाते हैं। जो फर्स्ट लेवल है यानी कि प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर प्री कन्वेंशनल, ये 4 to 10 ईयर के बच्चों में डेवलप होता है, 4 से 10 साल के बच्चों में। इसके पहले जो है 4 साल से पहले बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, जो 4 से 10 साल का बच्चा है इसमें क्या है कि बच्चे के अंदर जो भी नैतिक बिहेवियर होता है, जो बच्चा नैतिक बिहेवियर करता है, तो बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना कोई उसका अपना इंटरनल नहीं होता है। यहाँ पे जो भी नैतिक बिहेवियर है, जो बाहरी इम्प्रेशंस है जैसे पेरेंट्स के थ्रू या फिर टीचर्स के थ्रू, उनकी वजह से जो नैतिक बिहेवियर करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नैतिक और अनैतिक अपना उसका खुद का नहीं होता है, वो किसी बाहरी तत्व की वजह से करता है। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट स्टेज हो जाता है ये दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुख यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन होता है। यहाँ पे इस अवस्था में बच्चा दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना सही समझता है। यहाँ पे बच्चा जो भी अपना जो नैतिकता दिखाता है, नैतिक व्यवहार उसका होता है, वो या तो दंड से बचने के लिए करता है या फिर उसको प्यार मिलता है पेरेंट्स से या फिर टीचर्स से, तो इसलिए वो नैतिक बिहेवियर करता है। उसे पता है कि मैं ये काम करूँगा, ये अगर गलत है तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो यहाँ पे क्या करता है, नैतिक बिहेवियर करता है या फिर ओबीडियंस यानी कि अपना आज्ञा को मानने के लिए, आदेश का पालन करने के लिए वो यहाँ पे नैतिक बिहेवियर करता है। ठीक है, फिर इसका सेकेंड स्टेज जो हो जाता है वो क्या है, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन इसे हम कहते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या है कि जो भी वो नैतिक उसका बिहेवियर हो मैनिपुलेटिव होता है, आत्म परिपूर्ण पारस्परिकता होती है। इसमें बच्चा कोई भी नैतिक बिहेवियर कर रहा है तो उसके लिए उसको न्याय देने के लिए नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई उदारता की भावना नहीं होती है, कोई सहानुभूति नहीं होती है। वो किस भाव की वजह से करता है, तो उसके अंदर जो होती है फीलिंग्स वो अदला बदली की होती है कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। ठीक है, तो जैसे कोई बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है तो सेकंड वाला भी उसको मारता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बच्चा कहेगा कि तुम मुझे टॉफ़ी दो तो मैं तुम्हें पेंसिल्स दूंगा। तो इस तरह की भावना होती है यहाँ पे, बच्चे के अंदर कोई न्याय की भावना नहीं होती है, उदारता के लिए वो कोई नहीं करता है काम। ठीक है, मैनिपुलेटिव होता है वो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यानी कि आत्म परिपूर्णता की भावना होती है।
जो सेकेंड लेवल हो जाता है ये इसे कहते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, ये 10 से 13 साल के बच्चों में डेवलप होता है। ये बच्चा जब होगा 10 से 13 साल के, तो फिर उसमें उसके अंदर वो कन्वेंशनल मोरालिटी आएगी। और इस एज में बच्चा क्या करता है, जो भी बच्चा करता है दूसरों के द्वारा उसकी प्रशंसा, यानी कि वो प्रशंसा पाने के लिए करता है, अपने जो भी नैतिक व्यवहार है उसके प्रशंसा पाने के लिए करता है, कि समाज में उसे प्रशंसा मिले, जो भी उसके आसपास के लोग रह रहे हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं। और इस स्तर पर बच्चा उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद मिलती है, जिससे, ठीक है, यानी कि वो किसी की भी मदद करता है तो इसलिए करेगा समाज के कि मैं ये काम करूँगा, मैं किसी की हेल्प करूँगा तो समाज में मेरी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, मुझे प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, इसे कहते हैं प्रशंसा की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। इस अवस्था में बच्चों में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति से दूर रहने की अभिप्रेरणा होती है। यानी कि बच्चा यहाँ पे स्वीकृति, कोई भी काम करता है तो अपने पेरेंट्स हों या फिर टीचर्स हों, उनसे स्वीकृति मांगता है कि क्या मैं ये करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये काम गलत हो गया तो मुझे डांट मिलेगी या फिर मुझे जो है यहाँ पे बुरा कहा जाएगा। तो अच्छे एंड बुरे की भावना यहाँ पे होती है, गुड बॉय और गुड चिल्ड्रेंस, ऐसी उनके अंदर होती है कि मुझे अच्छा बच्चा कहा जाए। जैसे कि आप किसी एक बच्चे की दूसरे बच्चे के सामने तारीफ़ करो तो दूसरे बच्चे को भी आ जाता है कि मैं भी अच्छा काम करूं तो मेरी भी तारीफ़ होगी। तो यहाँ बच्चा क्या प्रशंसा चाहता है अपनी, इसके लिए वो अपनी मोरल बिहेवियर इसीलिए वो यहाँ पे अपना प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर इसका सेकेंड जो हो जाता है सामाजिक व्यवस्था में सम्मान की अवस्था, यहाँ पे यानी कि लॉ ऑफ मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। यहाँ पे बच्चा जो भी सामाजिक नियम बनाए गए हैं, नियम कानून जो हैं, उसके विरुद्ध वो काम नहीं करता है, उसके विरुद्ध काम करने को अनैतिक मानता है, यानी कि वो नैतिक काम ही करता है। उसे पता है कि जैसे यहाँ ट्रैफिक लाइट्स का मैंने एग्जांपल लिया है कि उसे पता है कि रेड लाइट है तो मुझे क्रॉस नहीं करना है, तो क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, तो उसको पता है कि सामाजिक नियम क्या है और कैसे हमें इसका पालन करना है, और उसी के हिसाब से वो इसका पालन करता है। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेज हो जाती है इसे कहते हैं उत्तर नैतिकता का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये 13 साल के बाद की अवस्था होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो बच्चे का नैतिक बिहेवियर है, आचरण है, पूरी तरह से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल नहीं होता है, उसकी अपनी होती है फीलिंग्स, उसकी वजह से वो नैतिक बिहेवियर यहाँ पे करता है। यहाँ पे नैतिकता का लेवल जो होता है काफ़ी हाई लेवल का होता है। बहुत कम रेयर लोग होते हैं जो यहाँ इस अवस्था तक जा पाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है इसका स्टेज क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मुख, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन होता है। इस एज में बच्चा इंडिविजुअल राइट्स तथा नियमों का आदर करता है। जो भी राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, प्रजातांत्रिक जो मान्य होती है उसको फॉलो करता है, और उससे जो है उसका उन सारे नियमों को पालन भी करता है। ठीक है, फिर जो बी है इसका वो है सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुख, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस एज में बच्चा जो है इसके एथिकल प्रिंसिपल को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदन के से बचने की अभिप्रेरणा तीव्र होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल का प्रभाव नहीं होता बच्चे के ऊपर, उसके अपने जो रूल्स होते हैं, अपने नियम होते हैं, उनको फॉलो करता है। और वो नियम ऐसे होते हैं कि अपनी आत्मनिंदा, यानी कह सकते हैं ना कि हमारी आत्मा ये करने के लिए मान्य नहीं है, यानी कि अपनी उसकी आत्मा की निंदा ना हो, वो वैसे काम करता है। ठीक है, तो उसकी जो है सेल्फ से अभिप्रेरणा मिलती है उसे। और यहाँ पे किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंध से स्वतंत्र हो जाता है। लीगल रेस्ट्रिक्शन जो है दूसरों के जो लीगल रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं उससे वो स्वतंत्र होता है, उससे वो फॉलो नहीं करता है। जो उसके अपने होते हैं आंतरिक मानक, जो उसके इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसी के अनुसार वो यहाँ पे बिहेवियर करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत कम ही, एक तो रेयर लोग ही इस लेवल पे जा पाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो जो भी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं आजकल के समय में भी, जैसे कि आज के सिनेरियो में आप अन्ना हजारे को देख सकते हो। इनके अपने कुछ नहीं होते हैं, ये पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित होते हैं। ये किसी की भी लीगल रेस्ट्रिक्शंस को नहीं मानते हैं,
और इनका जो अपना इंटरनल स्टैंडर्ड होता है कि ये दिस इज़ द राइट एंड दिस इज़ द रॉन्ग, कि मुझे समाज के लिए ये काम करना है, अब वो कैसे भी करना है, उनके अपने विचार होते हैं तो उसे वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बहुत रेयर लोग होते हैं जो इस लेवल तक जा पाते हैं। तो ये सारे लेवल्स थे जो कोहल वर्ग ने दिए थे नैतिक सिद्धांत के, और कुछ जो है इनके सिद्धांतों की आलोचना भी हुई है कोहल वर्ग के। और क्या है इनकी आलोचना, इसे भी हम देख लेते हैं। तो नैतिक सोच और नैतिक व्यवहार, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नैतिक सोच यानी कि हम सोचते तो हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन हम उसे नैतिक व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं। बच्चा, आप कहानी में तो हमने कह दिया कि हाँ हाँ ये सही है, ये गलत है, बट लेकिन जब उसे नैतिक व्यवहार में लाना होता है तो उसको हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए इनके जो सिद्धांत की यहाँ पे आलोचना करी गई है। फिर सेकेंड क्या है हमारा कि संस्कृति और नैतिक तर्क, यानी कि हर बच्चे की, हर इंसान की संस्कृति अलग अलग होती है, हर किसी का जो है सोचने का तरीका अलग अलग होता है, तो इसके आधार पे भी इनकी आलोचना की गई है। फिर जेंडर और देखभाल का दृष्टिकोण, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बॉयज़ हैं उनकी प्रायोरिटी अलग होती है, गर्ल्स की प्रायोरिटी अलग होती है। ठीक है, और देखभाल की भावना भी दोनों में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जेंडर को कहीं पे भी मानक नहीं बनाया गया है, जेंडर का ध्यान नहीं रखा गया है, तो इसकी दृष्टिकोण से भी यहाँ पे इनकी आलोचना होती है। ठीक है, परिवार और नैतिक विकास, यानी कि फैमिली का भी इसमें रिस्पॉन्स होता है कि फैमिली कैसा बैकग्राउंड है बच्चे का, कैसे परिवार से आता है, इसका भी काफ़ी प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर इनके सिद्धांतों की आलोचना भी करी गई है। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं इनके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसे भी हम देख लेते हैं, जिससे कि कोई डाउट आपको रह गया हो तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो इसका ऑप्शन क्या है, संज्ञानात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, या फिर संवेगात्मक विकास के चरण। तो कोहल वर्ग ने, अभी हमने देखा कि नैतिक विकास के चरण, मोरल डेवलपमेंट जो है इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत का निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब बच्चा कंफ्यूज होता है राइट एंड रॉन्ग में, तो उसमें जो चिंतन, उसकी प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यहाँ पे नैतिक तर्क, यानी कि रीजनिंग, मोरल रीजनिंग कहते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है कि नैतिक दुविधा व नैतिक तर्क को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे हमने देखा ही है, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क, ये कोहल वर्ग ने प्रतिपादित किया है। और कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्थान नैतिकता की अनुपस्थिति को सूचित करता है। जहाँ पे नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थित नहीं होता है, तो लेवल फर्स्ट है, जो फर्स्ट लेवल है, वहाँ पे बच्चे की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है, वो दूसरे के प्रभाव की वजह से जो है यहाँ पे क्या है, नैतिक बिहेवियर प्रस्तुत करता है। तो ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन्होंने हमने यहाँ पे देखे। आई होप कि आपको आपका आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके हमसे कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियो मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।